बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप आज यहाँ आए और शॉर्ट नोटिस पर आपने हमारी बात जो है वो सुनने की ज़हमत की। आज पीटीआई के ताफ़ुन ज़दा प्रोपेगेंडे को एक मज़ीद शिकस्त का सामना हुआ। आज इलेक्शन कमीशन ने मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा के ख़िलाफ़ पीटीआई के झूठे केसेस को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और इनके झूठे और शरअंगेज़ बयानिए को, जो इन्होंने हर शरीफ आदमी के ख़िलाफ़, हर शरीफ मुखालिफ के ख़िलाफ़ कई सालों से धंधा बना के चलाया, उसको आज धूल चाटनी पड़ी। इस जमात की झूठी, फसादी और ख़ाइन प्रोपेगेंडा तबीयत और इनका एक जो मुसम्मम एक इरादा है कि अपने अलावा पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को नहीं छोड़ना, वो आज मुंह के बल धड़ाम से गिर पड़ा और इनका झूठ का पलंदा खुद ही फटकर इन्हीं को ताफ़ुन ज़दा कर रहा है। इस जमात का जो प्रोपेगेंडा सेल है उसमें और हिटलर के बगल बच्चे कि झूठ की फैक्ट्री में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। ये हिटलर के बगल बच्चों का किरदार अदा कर रहे हैं। उसकी भी इसी तरह की झूठ की फैक्ट्री थी जिसका सारा दिन यही काम था, लेकिन हिटलर फिर भी खुद अपने बलबूते पर आगे आया था, किसी की बैसाखियों पर चल कर नहीं आया था। ये वो जमात है और इसका लीडर वो शख्स है जो जिन बैसाखियों पर चल कर आया, फिर आरी लेकर उन्हीं बैसाखियों को काटा। इस जमात की और इसके लीडर की शरअंगेज़ी की जद में इस मुल्क का हर वो इदारा जो इस मुल्क के इस्तेहकाम की ज़मानत है, हर पॉलिटिकल पार्टी, अफवाज पाकिस्तान से लेकर हमारी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन और हर वो शख्स जिसके पास इसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं, वो इसकी जद पे रहा है। आज इसका मुसलसल आज भी ये बयानिया है और प्रोपेगेंडा है कि मुल्क किसी न किसी तरह दिवालिया हो जाए, खुदा न ख्वास्ता, और ये मुल्क को श्रीलंका की तरह पेश करके आलमी दुनिया में जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, जो डॉलर को नीचे लाने की कोशिश की जा रही थी, ये उसके खिलाफ एक मज़मूम इरादे के तहत ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान की मईशत खुदा न खास्ता ज़मीं बोस हो रही है। आज जिन खातून के बारे में पीटीआई के गंदे प्रोपेगेंडे को इलेक्शन कमीशन ने बाहर फेंका, मैं आपको याद करा दूं, ये वही खातून हैं मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा, जिनको चांद रात को इसने बीमारी की हालत में हस्पताल से घसीट कर जेल में डाला और उसके बाद इसने न सिर्फ ये कि ये मुखालिफिन को जेलों में डालता था, बल्कि कैमरे लगाकर फिर उनको देखता था और खुश होता था। हमें इस बात पर एतराज़ नहीं है कि तुम क्या करते थे और कैसे खुश होते थे, लेकिन आज जब अपने पे बनी है तो कमर मजबूत रखो। तो मैं उस वक़्त भी कहते थे कि कमर मजबूत रखना, जो कुछ कर रहे हो वो सब हम भुगत लेंगे, लेकिन जब अपनी बारी आई है तो हाफिज़ साहब याद आ गए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ कुरान है। इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त भी हाफिज़ कुरान थे जब उन्होंने आपको बताया था कि अमर बिल मारूफ क्या होता है, और रियासत मदीना बनानी है तो अपने घर से तो आगाज़ करो। तुम कैसी रियासत मदीना बनाने जा रहे थे जो तुम्हारे घर वाले ही उस पर अमल पैरा नहीं थे। आज आपको वहाँ सीवी पेश करना याद आ गया, आज आपको उनसे उम्मीदें वाबस्ता जो है वो करना याद आ गया, लेकिन चंद दिन पहले आप ही पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ खौफनाक तरीन प्रोपेगेंडा मुहिम में सर फहरिस्त आप और आपके तमाम पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपके तमाम वुज़रा थे। आपने इस मुल्क की
मुआशी हालत को तबाह करने के लिए इस मुल्क का साबिक वजीर ख़जाना शौकत तरीन और KPK का जो वजीर ख़जाना झगड़ा साहब थे, उनकी आपने बातें सुनी। किसी और मुल्क में ये होता तो इसको गद्दारी के ज़ुमरे में डाला जाता। लिहाजा आज आपसे जब पूछा जाता है कि हज़रत उमर की मिसालें देने वाले, ये तो बताओ कि ये घड़ी जो है इसका क्या माजरा है, तो तुम कहते हो मेरी घड़ी मेरी मर्जी। तो बात यह है कि इमरान खान, आज तुम वज़ीर आज़म नहीं हो, ज़रा अपनी हैसियत में अपनी जेब से टिकट ख़रीद कर अपने खर्चे पर किसी भी मुल्क चले जाओ, किसी अफ्रीकी मुल्क चले जाओ और वहाँ जाकर उस मुल्क के हाकिम और सरबराह से मिलने का वक्त मांगो और फिर देखो कि वो तुम्हें 5 मिनट भी मिलते हैं कि नहीं, और फिर देखो कि तुम्हें वो एक बल्ला और एक गेंद भी देने के काबिल समझते हैं कि नहीं। ये घड़ी तुम्हारी नहीं थी, ये घड़ी वजीर आज़म पाकिस्तान की थी और ये इस मुल्क की बदकिस्मती थी कि उस वक़्त वजीर आज़म पाकिस्तान तुम थे। आज से पहले ये गए जरदारी साहब के असासे ढूंढने न्यूयॉर्क में, तो अलीमा बाजी के असासे निकल आए, उनकी सिलाई मशीन का खाता खुल गया। ये फिर गए तो उनकी दूसरी बहन के असासे निकल आए दुबई से। अब ये मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के खिलाफ गए हैं, तो अपने वो अभी आ जाएगा कुछ दिन में सामने, अरबों के जेवरात 1.5 करोड़ में खरीद कर बेचे गए। आज वो मामलात सामने आए हैं। तो लिहाजा हेलीकॉप्टर के मुफ्त फेरों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, हेलीकॉप्टर के मुफ्त फेरों को जो KPK असेंबली से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहा है, जहाँ के वज़ीर आला के मुताबिक उनके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, वो सूबा डिफ़ॉल्ट कर रहा है, जहाँ कई सालों से तुम्हारी हुकूमत है, वहाँ तुम उस सूबे के हेलीकॉप्टर के ऊपर भी अपनी जेब से 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं हो, वो भी तुम्हारे मुफ्त के फेरे हैं। आज हम ये कहते हैं कि वक्त जो है बड़ा जालिम है, वक्त इमरान खान की रऊनत पे खाक डाल गया है। जो इल्ज़ाम ये दूसरों पर थोपता था, भाषण देते नहीं थकता था, अपने मुखालिफिन और इज़्ज़तदार लोगों की पगड़ियाँ उछालता था, ठीक उसी वक़्त जब ये सब कुछ कर रहा होता था तो उन्हीं कामों में, उन्हीं जराइम में ये मुलव्वस होता था। लिहाजा अब इनके जो भी असासे हैं, जैसे भी असासे हैं, जहाँ भी असासे हैं और जिसके नाम पर भी, चाहे बहनों के नाम पर है, चाहे अपने साथ वालों के नाम पर है, चाहे अपने ATMs के नाम पर है, वो आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे खान साहब। इसका हिसाब अब आपको देना पड़ेगा। और इन हालात की रोशनी में हम ये मुतालबा करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि शौकत खानम का भी कमर्शियल ऑडिट किया जाए। जिस अस्पताल के लिए छोटे छोटे बच्चों की जेबों से भी पैसे निकाले गए, स्कूलों की बच्चों की भी जेब से पैसे निकाले गए, आप सब ने भी दिए होंगे, उसका कमर्शियल ऑडिट करना और उसके हकायक जानना आपका और हमारा हक है। वो इनके जेब के पैसे नहीं थे, वो इनके अपने पैसे नहीं थे, उसमें मुल्क के लोगों ने पैसे डाले। और लिहाजा ये इसलिए कि चंदे के डब्बों में और दूसरों की जेबों में हाथ डालना आपकी पुरानी आदत है, और हाथ डाल के मुट्ठी बंद कर लेना और फिर ना खोलना भी आपकी पुरानी आदत है। लिहाजा अब जो भी आपने मुट्ठी बंद की है उसको खोलना तो पड़ेगा, और उसमें से जो जो निकलेगा, चाहे वो जेवरात हैं या घड़ियां हैं या जो भी असासे हैं, उसका हिसाब आपसे कौम भी मांगेगी, हम भी मांगेंगे, और ये तमाशा जो है ये पूरी दुनिया देखेगी कि सादिक और अमीन का टाइटल इस्तेमाल करने वाला शख्स अंदर से क्या था। बहुत शुक्रिया। और अब रुबीना खालिद साहिबा कुछ अल्फाज कहेंगी। इधर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी कसीर तादाद में यहाँ हमारी बात सुनने के लिए आए। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुरखरू हुई है। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये साबित किया है कि हमने हर एक कानूनी रास्ता जो है, हर एक अदालत का जो एहतराम है, उसको
मद्देनज़र रखते हुए, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जितने मजालिम ढाए गए हैं, जितनी बर्बरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुई है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आपने देखा, लेकिन हर दौर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं इदारों का एहतराम भी किया जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ मुकदमात उनके ख़िलाफ़ भी सुनाए और उनके हक़ में भी सुनाए, क्योंकि इदारों का एहतराम लाजिम है। इदारों के एहतराम के बग़ैर ये मुल्क चल नहीं सकता। ये हो नहीं सकता कि अच्छा फ़ैसला आ जाए तो आप कहें कि वाह वाह और बुरा आपके हक़ में ना आए तो फिर आप कहें कि इदारे जो हैं वो किसी की साइड पर है या किसी के कहने पे काम कर रहे हैं। चले 4 साल जो हमारे ये पिछले हैं, इसका क्योंकि सेनेटर पलवशा साहिबा काफ़ी डिटेल में बात कर चुकी हैं तो मैं उन बातों को दोहराऊंगी नहीं, लेकिन यहाँ मैं ये कहना ज़रूर समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि वो हमने मजालिम तो सहे, हमने ज़िया के दौर में भी मजालिम सहे, हमने मुशर्रफ के दौर में भी मजालिम सहे, झूठे केसों का भी सामना किया, लेकिन चूँकि वहाँ डिक्टेटरों की हुकूमत थी तो तब हम ये सोचते थे कि ये डिक्टेटर है और डिक्टेटर के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 4 साल को अगर आप उठाकर देखें तो एक सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत होते हुए भी यहाँ डिक्टेटरशिप से ज़्यादा जो है वो मजालिम ढाए गए हैं, जो यहाँ पे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ किया गए हैं, जो झूठे केसेस बनाए गए हैं, जिस तरीके से लोगों को अदालतों में घसीटा गया है वो आप सबके सामने। लेकिन तब भी पीपल्स पार्टी ने उफ नहीं की। पीपल्स पार्टी ने अपने सारे मुकदमात का सामना किया। हमारी कायदीन ने इन सब जो है मुकदमात का सामना किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है कि आज एक दफ़ा फिर हक और सच की फतह हुई है और झूठ का जो पलंदा जमा कराया गया था वो साबित हो गया है कि ये झूठा था और हक में फ़ैसला आया है। फरियाल तालपुर साहिबा के हक में ये फ़ैसला हुआ है और ये आज एक बड़ा तारीख़ी दिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जदोजहद की दास्तान है उसका एक और बाब उसमें इजाफ़ा हुआ है कि किस तरह से, किस खुश उसलूबी से, कितनी खंदा पेशानी से आपने जाते हुए देखा होगा हमारी लीडरशिप को अदालतों के अंदर। हमारे लीडरशिप कहीं गए नहीं, उन्होंने हर किस्म की तकलीफ़ का सामना किया, उन्होंने जेलें काटी, उन्होंने यहाँ तक कि ख़वातीन का जिस तरीके से हमारी अदी फरियाल तालपुर साहिबा के साथ, लेकिन मैंने उनको हमेशा हंसते और मुस्कुराते देखता है क्योंकि वो बाहिम्मत और बहादुर खातून है और क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक सिंबल है बहादुरी का और शुजाअत का और जद्दोजहद का। हमें ना कोई डरा सकता है, ना हमें कोई हरा सकता है, ना हमारे ऊपर मुजालिम ढा के आप ये अगर आप समझते हैं कि आप अपनी बातें हमसे मनवा लेंगे, ऐसा कभी होगा भी नहीं, ना कभी हुआ है। हमारे लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो फांसी के फंदे तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारी बीवी शहीद की शहादत जो थी वो इसलिए कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे इस वक्त लीडर भी एक जंग लड़ रहे हैं, जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया और ना कभी करेंगे। ये सारी बातें क्योंकि पलवशा बीबी काफ़ी सारी बातें कर चुकी है, लेकिन मैं आपके सामने, क्योंकि जो ये चाहता था वो तो हुआ नहीं, वो तो चाहता था एक एजेंडे के तहत इस मुल्क को बिल्कुल जिस हालत में छोड़ के गए, अगर ये कुछ दिन मज़ीद और रह जाते तो इससे भी बदतर हालत होती। इसीलिए उनका जो जाना था बहुत ज़रूरी, और ये हमने अपने कंधों पे एक बहुत बड़ा बोझ लिया है। हमें जो क्रिटिसाइज़ किया जाता है ये समझने की कोशिश की जाए कि हमने ये बादल न ख्वास्ता ये बोझ अपने कंधों पे इसलिए उठाया कि हम मुल्क को बचा सकें। आप देख रहे हैं कि जो एक बदकिस्मत सूबा खैबर पुख्तनख्वा जहाँ ये 9 साल से हुकूमत कर रहे हैं, उसका जो इन्होंने हुलिया बिगाड़ा है, पता नहीं उसको ठीक करने में कितनी सदियां लगेंगी। और सबसे आखिर में मैं आपके थ्रू ये बात अपनी नौजवान नस्ल को पहुंचाना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी इस शख्स का, जो भी बच्चे हमारे इसको फॉलो कर रहे हैं, ये तबाही का नाम है। इमरान खान तबाही का एक दूसरा नाम है, मुल्क की तबाही का एक दूसरा नाम है।
हमारे नौजवान नस्ल की जो बिगाड़ है, उनके जो अखलाकियात हैं, उनके साथ उनको जो ज़ुबान खान साहब पढ़ाते हैं वो ना किसी के फेवर में है, ना पाकिस्तान के फेवर में है, क्योंकि तहजीब याफ्ता ममालिक में ना इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, ना इस किस्म के लहजे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बराए मेहरबानी हम सब ने मिल के इस मुल्क को बचाना है, अपने आने वाली नई नस्ल को बचाना है। और ये जो आइस का नशा ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो है वो ओपनली हर जगह पे उसका कारोबार हो रहा है और हुकूमत पता नहीं कहाँ सोई हुई है, इसका भी हमने कला कमा करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू दिस हाउस जहाँ पे हमारी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग सालों से होती रही। नाम बता दीजिए। सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी सर। यहाँ पे इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो बात हुई, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं जो आपके सामने हैं, वो हम जो कह रहे हैं वो नहीं है, बल्कि जो फौजिया कसूरी ने कहा, जो उनके फंड रेजिंग टीम ने कहा, जो अकबर जो है उनका फॉरेन फंडिंग केस हमारा नहीं था। हमने उन सब बातों का जवाब नहीं दिया। हमने चूँकि उनके यहाँ अंदर से उनकी बातें आ रही थी कि $3 मिलियन कहाँ गए, ये पैसे बाहर से आ गए। अभी आपको पता चला कि गूगल ने जो अभी नए ट्विटर के ओनरशिप चेंज हुई है, तो उन्होंने बताया कि कितना ज़्यादा इनके 60% 70% अकाउंट्स जो थे वो फेक अकाउंट से आ रहा था। और अब आपके सामने सारी बातें क्लियर हैं। मुझे आज खुशी है इस बात की कि एक बहुत बड़ा खामखा का एक केस बना हुआ था हमारी प्रेसिडेंट विमेन विंग फरियाल तालपुर साहबा के। आपको याद होगा कि ईद की रात को अस्पताल से रात के 12 बजे जो चादर और चारदीवारी का आज रोना रो रहे हैं, वो उन्होंने लेके लडियाला लेकर चले गए थे। कोई ऐसी आसमान नहीं गिर रहे थे कि वो इंतज़ार नहीं किया जा सकता था। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हमने कभी भी जो इस तरह की बातें हैं उसकी हमने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। जो कुछ भी हो रहा है अब, या जो लोगों को भी गैर कानूनी हिरासत या जो भी आप कहें, हमने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया। और आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में भी हमारी पार्टी की तरफ से किसी किस्म की, जो हमारे चौधरी एतजाज़ कहते हैं गालम गलोच ब्रिगेड, इस तरह का कुछ सिलसिला नहीं है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप जानती हूँ कि बहुत सवाल आप करना चाहते हैं। थैंक यू। सवाल ये है कि इमरान खान साहब आपके बतौर के मुल्क में गैर मुस्तहकम करने की साजिश कर रहे हैं। अब साथ साथ जब वो इदारों पे एक तरफ तनकीद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिर वो सीवी लेके फिर रहे हैं। और आपकी तरफ भी अब कुछ रहनुमा जो है वो सीवी लेके आ रहे हैं पार्टियों की तरफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ भी। तो क्या पीपल्स पार्टी आप उन लोगों को एक्सेप्ट करेगी? और साथ ही जो सीवी वाला मामला है, नई सीवी वाला, क्या कहेगी? देखिए जी, इनका काम है कि पहले अगले को दबाने की कोशिश करना, और जब वो ना दबे तो फिर उसके आगे गिर जाना। लिहाजा ये तो इनका पुराना काम है। और सीवी अब ये पेश करते रहें, लेकिन सीवी इनका काबिल कबूल है नहीं, क्योंकि ये जिस हद को फलांग गए हैं उस हद में ना इन्होंने पाकिस्तान की जो है इदारों को देखा, ना कौमी मफाद को देखा। इन्होंने सिर्फ अपने और ज़ाती मफाद को देखा। लिहाजा मैं समझती हूँ जितना मर्ज़ी सीवी पेश करें, सीवी इनको आवाम के सामने पेश करना चाहिए। और अब आवाम में इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इस बुरी हद तक मुतासिर हो गई है कि लोग, मेरे ख़्याल में, इनकी शायद अगले इलेक्शंस में इनको अपने लिए लोग भी ना मिले कैंडिडेट्स जो खड़े होना चाहिए इनकी तरफ से। अभी आपने शौकत खाना की कमर्शियल ऑडिट का मुतालबा किया। शौकत खाना में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रहे और पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बनना चाहिए। आपके मुतालबे से कहीं ये लगता है कि आपको ये शक है कि शौकत खाना के जो फंड्स हैं चैरिटी के, वो कहीं सियासी मकासद के लिए या दीगर मकासद के लिए? नहीं, आपको एजाज साहब इस पर क्यों ऐसी मुझे शक नहीं, यकीन है। जो वुटन क्रिकेट में हुआ वो भी तो चैरिटी के नाम पे हुआ, और जो इससे पहले होता रहा यहूदियों के और वो भारतीयों के, सबके पैसे जो इसने लिए वो रियासत मदीना बनाने के नाम पे लिए। और आज अगर कोई इदारा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी है तो क्या वो किसी ऑडिट से मुबर्रा है? उसमें पैसे इनके अपने तो नहीं हैं, पाकिस्तान के अवाम के पैसे हैं। अगर वो
ठीक इदारा है, उसमें कोई इस किस्म की बात नहीं है जिस पर उंगली उठाई जाए, तो क्यों ऑडिट ना हो? फॉरेन फंडिंग के ये चैरिटी के पैसे और कमर्शियल ऑडिट इनका आदत ही चैरिटी पे हाथ जो आपने पूछा, देखिए जो लोगों ने पैसे दिए वो किसी सियासी जमात के लिए नहीं दिए थे, वो एक हॉस्पिटल के लिए दिए थे, एक इम्पॉर्टेंट कॉज के लिए दिए थे। लेकिन हमने ये देखा कि वही पैसा जलसों के लिए इस्तेमाल हुआ और वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल हुआ, जो कि अलाउड नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। मेरा क्वेश्चन है मोहसिन 24 न्यूज़ से। आप लोगों ने मतलब रेजिम भी हो गई चेंज, आप लोग भी आ गए, उसके बाद अब आप लोग क्लियर भी हो गए अपने तमाम तर इल्ज़ामात से। अवाम की तरफ कब सोचेंगे? बिजली बहुत महंगी है, आप लोग को ख़वातीन है, घर के मामला आपको बेहतर पता होंगे। इस वक्त अवाम आपकी तरफ उस तरफ देख रहे हैं कि आप रिलीफ क्या देंगे, और रिलीफ में सबसे पहले मेरे ख्याल में बजट जो है आम आदमी का वो बहुत ज़्यादा स्टैंड हो रहा है, तो उस पर भी आपकी गवर्नमेंट कुछ करेगी बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल, हम आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हैं और इंशाल्लाह ताला जल्द ये आपके सामने आएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये जो बोझ हमने अपने कंधों पे उठाया है, अगर हम ना उठाते तो शायद इससे भी बदतर हालात होते, क्योंकि वो तो डिफ़ॉल्ट की तरफ अभी भी उनकी पूरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है, किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की ख्वाहिश नहीं हो सकती, लेकिन उनकी ख्वाहिश इमरान खान की ज़रूर है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। उनके वज़रा की, एक्स वज़रा की जो दिली ख्वाहिश है वो भी यही है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान के लिए जो लोग खड़े हुए हैं, वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। बहुत जल्द हम जो है हर तरह से जो हमने इस वक्त जो एक ये छोड़ के गए थे पटारा, उसको जब अब समेटने की तरफ आए हैं तो रिलीफ भी जल्द मिलेगा। मेहरबानी। एक चीज़ मैं आपके तवज्जो लाना चाहती हूँ कि जो हज़ारों बिलियन का कर्जा इन्होंने लिया, उसका एक बहुत ही आला मिसाल है। अगर आपका पेशावर जाना हो तो जो मेट्रो के लिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, और वो ज़रा देखिएगा, ख़ास तौर पे जो मिड सिटी में जो बनाया है, वहाँ पे बस के लिए ऊपर ओवरहेड बनाया है। उसके बाद इन्हें पता चला कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये कहा था कि लोग साइकिल पे आ सकें, बस में जाने के लिए साइकिल पे आएँ, साइकिल खड़ी करें बस में, तो उन्होंने वहाँ पे एक सस्पेंडेड ब्रिज बनाया, जो एज एन इंजीनियर मैं समझती हूँ कि ये एक अजूबा, इंजीनियरिंग का अजूबा है। तो आप कभी भी मौका मिले ज़रूर जाकर देखिएगा कि वो हैंगिंग ब्रिज फॉर साइकिलिस्ट, और आज तक वो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो दिस इज़ द परफॉर्मेंस। थैंक यू।